बच्चों आज हम कक्षा 11वीं फिजिक्स अध्याय 3 समतल में गति इसके अगले लेक्चर में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सदिशों के प्रकार यहां तक का कर लिया था, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में आपको एक प्रश्न दिया था मैंने कि अगर हमें इन फोर्सेस को, कौन कौन से थे, 10 न्यूटन, फिर 25 न्यूटन और बोला था कि इनको अगर हमें त्रिभुज नियम से जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे और कितनी दिक्कत वाली बात थी, परिणाम ही कैसे निकलेगा। तो अपन क्या करेंगे, इसमें हमें मानना पड़ेगा, इसमें कुछ यूनिट मानेंगे। जैसे हमने माना 2 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, 2 न्यूटन बराबर, तो बताओ मुझे 10 न्यूटन बराबर कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, और 25 न्यूटन बराबर कितना होगा, कितना आएगा, 12 होगा, नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे, वो कितने को प्रदर्शित करेगा, 10 न्यूटन को प्रदर्शित करेगा। फिर हम उसके शीर्ष से, किससे, कितने कोण पर, फिर एक रेखा खींचेंगे कितने सेंटीमीटर की, वो किसको प्रदर्शित करेगी, फिर हम मिलाएंगे विपरीत क्रम में, पहले के उससे लास्ट वाले के शीर्ष को, उसको नापेंगे, नहीं नापेंगे, तब उसकी लंबाई जो निकलेगी उसको कन्वर्ट करेंगे न्यूटन में, तब पता चलेगा कितना हुआ। कठिन काम है कि नहीं है कि नहीं है। इसलिए उसको कौन सी विधि बोलते हैं, ज्यामितीय विधि, क्योंकि इसमें ज्यामिति लगाएंगे। बात समझ आ रही ना, क्या लगाएंगे उसमें, इसलिए उसको कौन सी विधि बोलते हैं, ज्यामितीय विधि बोले। काम करना कठिन है कि नहीं है उससे। अगर हमें कुछ सदिशों को जोड़ने को दे दिया है त्रिभुज नियम से, तो करना कितना कठिन है। तो उसको तो सिर्फ हम पढ़ लेते हैं अकेले, त्रिभुज नियम को क्या करते हैं, अकेले पढ़ लेते हैं, पर उसको हम काम में बहुत कम लेते हैं। काम में हम किसको लेंगे, काम में हम लेंगे कौन से नियम को, समांतर चतुर्भुज नियम को। तो हम उसी पर अब बात करने वाले हैं, ठीक है ना। हम आज पढ़ेंगे सदिश योग का कौन सा नियम, समांतर चतुर्भुज नियम। पहले तो हमें नियम समझना है। नियम समझने के बाद हमें यहाँ पर एक सूत्र प्रूफ करना है। सदिश योग का बीजगणितीय सूत्र है, 2 सदिशों के योगफल का बीजगणितीय सूत्र। तो ये क्या होगा, ये होता है R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये 2 सदिशों के योगफल का कौन सा सूत्र है। तो ये अपन को परीक्षा में प्रूफ करने को आएगा। आपको परीक्षा मतलब इस अध्याय का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सदिश में अंतर, और दूसरा ये पहला क्या है, सदिश में अंतर, और दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा सबसे इंपॉर्टेंट में कि समांतर चतुर्भुज नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, जहां पर a है सदिश a का परिमाण, b है सदिश b का परिमाण, और थीटा है दोनों के बीच का कोण। जैसे भी मैंने आपको दिखा था 10 न्यूटन, 25 न्यूटन, 30 अंश, a हो गया 10, b हो गया और थीटा हो गया। ना चित्र बनाना है ना कुछ बनना है, सीधा आंसर निकलेगा। समझ आ गई ना बात। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है, इसको पहले सुन लेते हैं। सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम कहता है यदि 2 सदिशों को परिमाण व दिशा के साथ किसी समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं के रूप में निरूपित किया जाए।
काय के रूप में, आसन भुजा के रूप में निरूपित किया जाए, तब उनके कटान बिंदु से निकलने वाला विकर्ण दोनों सदिशों के योगफल को व्यक्त करता। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सदिश है ए, इसमें मुझे जोड़ना है बी, इन दोनों को जोड़ना है और इनके बीच का कोण थीटा वगैरह कुछ भी है, तो उसको समांतर चतुर्भुज नियम से जोड़ने के लिए क्या करना है, यहाँ पर हम तल में कोई बिंदु लेंगे, इस बिंदु से पहले ए के परिमाण के बराबर ए की दिशा में, ए के परिमाण के बराबर ए की दिशा में एक रेखाखंड खींचेंगे। ये खींचा, ये किसको प्रदर्शित करेगा, सदिश ए को, इसको मैंने नाम दे दिया मान लीजिए ए बी। तो ए बी जो वेक्टर है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई इसके परिमाण के बराबर है और इसकी दिशा वही है जो इसकी दिशा है, एक से बने ना। अब दूसरे सदिश को पुनः ए से स्टार्ट करना है, अभी किससे करते थे त्रिभुज नियम में, शीर्ष से नहीं करना है, दोनों का प्रारंभिक बिंदु एक ही रहेगा। अब यहां से हम ए से, मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु ए है पहले सदिश का, तो इसी बिंदु ए से बी की दिशा में, किसकी दिशा में, बी के परिमाण के बराबर लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे लाइक दिस। ये मान लो किसको प्रदर्शित कर रहा है, बी को, इसको मैंने नाम दे दिया AC। तो जो AC वेक्टर है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, बी को प्रदर्शित कर रहा है। त्रिभुज नियम में हम कहां से कहां जोड़ते थे, पहले के शीर्ष से दूसरे के पुच्छ को, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, दोनों सदिशों को एक ही बिंदु से स्टार्ट करना है, बस उन्हीं की दिशा में खींचना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर C से AB के समांतर और B से AC के समांतर रेखाएं खींच करके समांतर चतुर्भुज की रचना करना है। ऐसे देखो मैंने यहाँ से एक रेखाखंड खींचा जो इसके समांतर है और फिर मैंने यहाँ से खींचा इसके समांतर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं, ठीक है ना। इस प्रकार मैंने क्या पूर्ण कर दिया, एक समांतर चतुर्भुज पूर्ण कर दिया। अब मुझे दोनों सदिशों के कटान बिंदु से एक विकर्ण खींचना है। दोनों सदिशों का कटान बिंदु कौन सा है, ए से मुझे एक विकर्ण खींचना है। तो ये जो विकर्ण है ये वाला, ये A प्लस बी को बताता है, किसको बताता है, अब यही बातें हमको शब्दों में बोलनी है। तो बोलेंगे अपन कि यदि दो सदिशों को परिमाण व दिशा के साथ किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं के रूप में निरूपित किया जाए, तब उनके कटान बिंदु से होकर जाने वाला विकर्ण दोनों सदिशों के योगफल को व्यक्त करता है। माने इसकी जो लंबाई है वो इन दोनों के योगफल को बताएगी। किसकी लंबाई, अगर मैं इसको पूरा कर दूं, यहाँ पर D पॉइंट दे दूं, तो जो AD वेक्टर है, AD वेक्टर जो है ना, AD वेक्टर ये AB प्लस AC को प्रदर्शित करता है। AD कौन, AD वेक्टर है, AD सदिश है, वो सदिश AB और सदिश AC दोनों के योगफल को प्रदर्शित करता है। सबके समझ आएगी ना बात। अब ये तो हुआ, अब ये होगा कितना, इसको मैं R नाम दे देता हूं। तो R की वैल्यू कितनी होगी, तो R की वैल्यू इतनी होती है, A का परिमाण है, तो R का जो मान है, सदिश R क्या है, यहाँ पर परिणामी सदिश, R को क्या बोलेंगे, कल बताया था ना परिणामी सदिश क्या कहलाता है। तो यहाँ पर R परिणामी सदिश है, वो दो सदिशों के योगफल को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, परिणामी सदिश। तो परिणामी सदिश का परिमाण वो है सूत्र, ये परिणामी सदिश का सूत्र नहीं है, परिणामी सदिश के परिमाण का सूत्र। दिशा के लिए अलग सूत्र मिलेगा, दिशा के लिए अलग सूत्र निकालना पड़ेगा, वो अलग निकलेगा, अभी गणित लगाएंगे। दिशा के लिए सूत्र अलग होगा, tan थीटा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा, वो अलग निकलेगा, और परिमाण के लिए सूत्र अलग निकलेगा। समझ आएगी बात। तो दो सदस्यों के एक फल के परिमाण का सूत्र होता है R इक्वल टू अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां पर थीटा दोनों सदस्यों के बीच का कोण है, a पहले सदस्य का परिमाण है और b सूत्र, और R दोनों के योगफल का परिमाण है, योगफल का परिमाण। सबके समझ आएगी ना बात। तो नियम सुन लिया आपने, नियम सुन लिया।
अब हम क्या कर रहे हैं, ये सूत्र स्थापित कर रहे हैं, आपके प्रूफ करने को आएगा। अगर समांतर चतुर्भुज नियम और उसके साथ में आपको सूत्र प्रूफ करने को आएगा। और ये जो मैं आपको समझा रहा हूं एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन के रूप में दिया है, ये एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें काय के रूप में दिया है, ये क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमारे लिए ये ए है और ये क्या है, बी है, और ये आर हमें पता करना है। अब इस सूत्र प्रूफ करने के लिए हम नया चित्र बना लेते हैं, इसको छोड़ दें। सूत्र प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, नया चित्र बनाते हैं। कौन सा सूत्र प्रूफ कर रहे हैं बच्चों, है ना। तो मैं ये सूत्र प्रूफ कर रहा हूं, है ना, इस सूत्र को प्रूफ कर रहा हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेना है। ठीक है, ए बनाया हमने एक समांतर चतुर्भुज, इसको नाम कुछ भी दे देना, ए बी सी और ये डी। अब ये ए बी मान लो सदिश ए को व्यक्त कर रहा है, और ए डी मान लो किसको व्यक्त कर रहा है, बी को, और ये व्यक्त कर रहा है आर को। आर मतलब दोनों का, और इन दोनों सदस्यों के बीच का कोण है थीटा। क्योंकि जब भी आपको दो सदस्य दिए जाएंगे तो उनके बीच का एंगल भी पता होगा, एंगल से तो दिशा पता चलेगी, है ना, कि किस कोण पर ये काम कर रहे हैं। अब जब आप पहले चित्र बनाओगे फिर चित्र की थोड़ी सी थ्योरी लिखोगे कि माना एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी ए बी भुजा और एडी भुजा क्रमशः परिमाण और दिशा के साथ सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर को निरूपित कर रही है। एसी इनके कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण है जो दोनों के परिणामी सदिश आर को निरूपित कर रहा है। इसको बोलते हैं नॉमिनेशन ऑफ फिगर, चित्र का नॉमिनेशन है, मतलब चित्र के बारे में बताना पड़ता है, चित्र में कौन सी चीज क्या है, उसी को अपन थ्योरी बोलेंगे। तकले चित्र से काम नहीं चलेगा, चित्र के नीचे आपको लिखना पड़ेगा चित्र में कौन चीज क्या है। एक बार फिर से सुन लें, आप क्या लिखोगे, माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजा ए बी और ए डी क्रमशः परिमाण व दिशा के साथ सदिशों ए वेक्टर व बी वेक्टर को निरूपित कर रही है। एसी दोनों सदस्यों के परिणामी सदिश आर को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। या करेगा समांतर चतुर्भुज नहीं लगेगा तो करेगा बोलोगे, है ना। दोनों सदस्यों के बीच का कोण क्या है, थीटा। क्लियर है ना। अब इसमें थोड़ी सी रचना करनी है, सब बच्चे ध्यान से देखो, रचना करनी है। मैंने ए बी को आगे बढ़ाया, रचना पढ़ी है आपने, ए बी को आगे बढ़ाया और बिंदु सी से ए बी पर एक लंब खींचा। मैंने ए बी को बिंदु ई तक बढ़ाया और सी से सी ई लंब ए बी खींचा। यानी हम यहां लिखेंगे, रचना में लिखेंगे सी ई लंब ए बी खींचा, ये लिख देंगे। समझ आ गई ना बात। बिंदु सी से मतलब लंब खींचा है किस पर, ए बी पर, लेकिन ए बी पर लंब खींचने के लिए मुझे ए बी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लंब तो सीधा गिरेगा ना, तो ए बी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। सबको समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब ये याद रखना हमारा टारगेट है, हमें इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करना है मतलब हमें ए सी का मान पता करना है, ए सी की लंबाई पता करनी है, क्योंकि लंबाई यहां पर परिमाण के बराबर होगी। अभी मैंने आपको बताया था ना कि ए बी ए के परिमाण को प्रदर्शित कर रही है और एडी बी के परिमाण को, तो फिर ए सी किसके परिमाण को प्रदर्शित करेगी, आर के परिमाण। याद रखना हमें ए सी पर ए सी का मान पता करना है। अब देखिए ए वाला कोण कितना है, तो ए वाला कोण भी थीटा होगा। कैसे होगा कोई बताएगा। ये देखो ए है एडी और ये कौन है बीसी, दोनों समांतर हैं और ये बन गई इनकी तिर्यक रेखा, तो ये कहलाएंगे संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। और संगत कोण बराबर होते हैं अगर समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो। अगर जो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है, संगत कोण कैसे होते हैं। तो ये वाला थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा। सबको समझ आ गई बात। और ये वाला 90 है तो यहाँ पर चिन्ह बना दो, ये 90 का है। अब हम इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा पता करेंगे। हम पता करेंगे बी ई भुजा और सी ई भुजा, और फिर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें ए सी निकल आएगी, ठीक है ना। अब फिर से सुन लीजिए, हमारा काम है हमें ए सी पता करना है। ए सी पता करने के लिए हम त्रिभुज ए ई
सी का प्रयोग करेंगे और उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। लेकिन हमारे पास आधार पूरा पता नहीं है और लंब तो बिल्कुल भी पता नहीं है, तो पहले हमें लंब भुजा पता करनी है और ये आधार पूरी पता करनी है। तो ध्यान से देखें चित्र में, बोर्ड पर ध्यान दीजिए बच्चों। चित्र में कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ई बराबर थीटा, ब्रैकेट में लिखेंगे संगत कोण। कौन से कोण है? संगत कोण, ठीक है ना। अब त्रिभुज बीईसी में, किसमें? बीईसी में मैं ले रहा हूं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर कौन सी भुजा बटे कौन सी भुजा? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगी सीई और हाइपोटेनियस होगी बी बीसी। देखो ये 90 है ना, तो 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है और जो कोण लेते उसके सामने की भुजा लंब होती है, तो लंब बनेगी सी और कर्ण बनेगी बीसी। अब यहाँ पर देखो साइन थीटा बराबर, बोर्ड पर ध्यान देना, सीई, सी की वैल्यू हमें पता नहीं है लेकिन बीसी की वैल्यू पता है। बीसी मतलब एडी होगा कि नहीं होगा? यहाँ देखो चूंकि बीसी किसके बराबर होगी और एडी की वैल्यू क्या होगी? बी। अगर मैं सिर्फ बी लिखूं इसका मतलब है सदिश बी का परिमाण, तो मैं इसको मॉड बी लिख दूं या अकेला बी लिख दूं, बात एक ही है। माने हम परिमाण को ऐसा भी लिखते हैं और ऐसा भी लिखते हैं। अगर वेक्टर लगा है तो साथ में मॉड लगाना पड़ेगा तो परिमाण कहलाएगा, और अगर वेक्टर नहीं लगा है तो सिर्फ ऐसे लिख दो तो सदिश बी का परिमाण कहलाएगा ही, क्योंकि डायरेक्शन नहीं लगा ना, तो फिर क्या है? परिमाण है। और मैंने अगर एरो बना दिया तो वो सदिश बन गया, तो सदिश नहीं है, परिमाण ही है। परिमाण क्या है? इस भुजा की लंबाई। तो ये और ये बराबर हो क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। तो क्या मैं यहाँ पर बीसी की जगह पे बी लिख सकता हूँ? अब बी के यहाँ त्रिया गुणा कर दो तो बी इंटू साइन थीटा बराबर क्या आ गया? तो चलो मुझे सी भुजा पता चल गई, इसको मैंने समीकरण 1 दे दिया। क्लियर है ना। अब फिर से लेते हैं पुनः, फिर से त्रिभुज बीईसी को प्रयोग कर रहा है और इसमें अब की बार हम लेंगे कॉस थीटा। क्या लेंगे? पुनः त्रिभुज बीईसी में अब ले लो कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर कौन सी भुजा बटे कौन सी भुजा? आधार बटे कर्ण, आसन्न भुजा बटे कर्ण भुजा। तो अब ये बनेगी आधार, बनेगी नहीं बनेगी, और कर्ण वही कहलाएगी बीसी। अब यहां आ जाते हैं तो ये होगा हमारे पास कॉस थीटा बराबर बीई, बी तो मुझे पता करनी है और इसका मान बी है कि नहीं है? ये लिखा। अब बी का त्रिया गुणा कर दो तो बी इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया? तो मैंने बी का मान भी पता कर लिया। क्लियर है ना। अच्छा बीई को अगर मैं ए बी में जोड़ दूं तो मेरे पास ए ई निकल आएगी, नहीं निकल आएगी? तो लिख दो इस प्रकार, इस प्रकार ध्यान देना बच्चों, ए ई का मान होगा ए बी प्लस बी, ए बी प्लस बी। तो ए बी का मान कितना है? ए बी मतलब सदिश ए का परिमाण, तो सदिश ए का परिमाण क्या लिखेंगे? ए और प्लस बी कॉस थीटा। तो ए ई का मान कितना निकल आया? ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर हो गया ना। इसका मान कितना निकला? बी साइन थीटा। अब सभी भुजाएं आ गई, आप लगा दो त्रिभुज ए ई सी में, त्रिभुज ए ई सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पीटी लिख देते हैं शॉर्ट में, पाइथागोरस थ्योरम। पीटी का मतलब यहाँ पर क्या है? तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं किसमें? ए ई सी में। अभी हम इस त्रिभुज को ले रहे थे, अब ये बड़ा वाला ले रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आएगा कर्ण का वर्ग बराबर, मतलब ए सी का वर्ग बराबर है ना, ए ई का वर्ग, ए ई का वर्ग प्लस सी का वर्ग। क्या सही कर रहा हूं? ए सी का मतलब आर, सदिश आर का परिमाण, तो सिर्फ आर लिखेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे? आर। ए ई का मतलब ए प्लस बी कॉस थीटा, इस पर क्या लगाएंगे?
और सी का मतलब बी साइन थीटा, इस पर भी क्या लगाएंगे, ध्यान दो ये लिखा है, सही है। चलिए आप देखते हैं आगे, इसका ए धन बी का संपूर्ण वर्ग लगेगा, तो पहले आएगा ए का वर्ग धन 2ab, ऐसे ही होता है ना, लेकिन बी का मान बी cos थीटा है, और प्लस बी स्क्वायर मान इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो बी का स्क्वायर भी हो जाएगा और cos का स्क्वायर भी हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ आएगी ना बात, कौन सी सर्व समीकरण लगी है, ए प्लस बी का संपूर्ण वर्ग, वेरी गुड, समझ आया। इसका भी वर्ग कर दो, आ जाएगा बी का वर्ग अलग हो जाएगा, साइन का वर्ग अलग हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो अंडर ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब कौन सा पद रह गया, 2ab cos थीटा और रह गया। ये तो आप पहचानते हो ना इसको, कौन है, हाँ मामा का लड़का, इसको पहचानते हो, ये मामा का लड़का है, इसका मान कितना होगा, 1 cos का थीटा प्लस sin का थीटा इक्वल टू 1। पहली सरसमीका है 10वीं क्लास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2ab cos थीटा, ये किसके बराबर चल रहा है, लेकिन मुझे तो आर के बराबर चाहिए, तो यहां से जब स्क्वायर हटाएंगे तो वहां पर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, और अंदर का लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये आर क्या है, आर है दो सदस्यों के योगफल का परिमाण, तो दो सदस्यों के योगफल के परिमाण का सूत्र होता है आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये इसका प्रूफ है। समझ आएगी ना बात, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए, आप करते हैं। तो ये हमारा निकला दो सदस्यों के योगफल का परिमाण आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये है परिमाण का सूत्र। अब हमें चाहिए दिशा, आर की दिशा, अब दिशा कैसे निकलेगी, उसकी दिशा निकालते हैं। अब ध्यान देना बच्चों, दिशा आप कैसे निकालते हैं, दिशा हमेशा कोण के रूप में मिलती है, तो मैं बता रहा हूं आर वेक्टर की दिशा, क्या बता रहा हूं मैं, आर वेक्टर की दिशा का सूत्र क्या होगा, ठीक है ना, बोर्ड पर ध्यान दें, थोड़ा और ध्यान दीजिए, समझ जाओगे। माना आर वेक्टर ए वेक्टर की दिशा से अल्फा कोण बनाता है, मान लीजिए आर वेक्टर की दिशा है वो ए के साथ कितने कोण पर है, तो हमें अल्फा की वैल्यू पता करनी है, अल्फा ही दिशा है। माना आर वेक्टर परिणामी सदिश ए वेक्टर की दिशा से कितना कोण बनाता है, अल्फा कोण बनाता है। अपन यहां लिख देते हैं कि माना आर वेक्टर कॉमा ए वेक्टर की दिशा से, ए वेक्टर की दिशा से कितना कोण बनाता है, अल्फा कोण बनाता है, अल्फा कोण बनाता है, ठीक है ना। अब हमें अल्फा का मान चाहिए, तो अल्फा का मान निकालने के लिए देखें, तब चित्र से त्रिभुज ए ई सी में अब लेना है टेन अल्फा बराबर, अभी अपन लेते थे साइन थीटा कॉस थीटा, अब क्या लेना है टेन, तो टेन अल्फा बराबर क्या आएगा, ए वाला कौन लिया हमने अल्फा, देखो इस त्रिभुज में, देखो इसमें ये नीम कौन है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधा, तो लंब बनेगा यहाँ पर सी नहीं बनेगा, आधा बनेगा ए बी नहीं लिख देना, ए क्योंकि फुल त्रिभुज है, ठीक है ना। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से टेन अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, सी मतलब बी साइन थीटा, आप देखो आप लिखा यही लिखा था, समीकरण एक बना था, और ए ई की वैल्यू ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ये दिशा का सूत्र है, ये इस सूत्र से आपको परिणामी सदिश की दिशा मिलेगी एंगल के फॉर्म में, इस एंगल पर, जैसे हवाई जहाज उड़ता है आसमान में, तो दिशाएं कहां से पता चलती है उसको, कोण से, ईस्ट से इतने कोण पर नॉर्थ की ओर, और नॉर्थ से इतने एंगल पर वेस्ट की ओर, तो एंगल से पता चलती है दिशाएं। तो यहाँ पर दिशा होगी हमारी टेन अल्फा इक्वल टू
लेकिन दिशा हमारी अल्फा है, तो अल्फा थोड़ी है। इसी सूत्र को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। कक्षा 12वीं की गणित है। अल्फा इक्वल टू हम लिखेंगे तो tan यहाँ से हटेगा, इस तरफ आके tan को बोलेंगे tan इनवर्स। क्या बोलेंगे? tan इनवर्स। और ये पूरा सूत्र लिख दो, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये दोनों ही सूत्र आपको काय के सूत्र हैं? परिणामी सदिश का दिशा, परिणामी सदिश की दिशा ज्ञात करने के सूत्र हैं दोनों। अब दोनों सूत्र एक ही हैं, तो अब याद रखना, अगर ऐसा लिखा है तो tan अल्फा बराबर, वैसे ये अल्फा बराबर है, दिशा तो अल्फा थी ना, तो अल्फा इक्वल टू, अगर tan अल्फा बराबर इतना है तो अल्फा बराबर लिखा जाता है tan इनवर्स। इसको क्या पढ़ना है? अच्छा, इसको आप इस तरह भी लिख सकते, नहीं तो होशियारी कर दो कि हम तो ऐसा लिखेंगे b sin थीटा पर a प्लस b cos थीटा tan इनवर्स। ऐसा नहीं होता है, इसी तरफ लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये थीटा का काम करता है, tan थीटा, वैसे ही तो tan इनवर्स और b sin थीटा पर a प्लस b cos थीटा का सूत्र है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दिशा और ये बन गया परिणामी सदिश का परिमाण। अब ये दिशा भी उसने निकाली है, एग्जाम्पल में देखो, दिशा भी उसने निकाली है, निकली है क्या? तो अब देखें विशेष स्थितियां। आर इक्वल टू हमारे पास फार्मूला था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। काय का सूत्र है? मैं इसलिए आपसे बार बार बुलवाता हूं ताकि आपको याद हो जाए। ये है दो सदिशों के योगफल के परिणामी सदिश के परिमाण का सूत्र। काय का सूत्र है? दो सदिशों के योगफल के परिणामी सदिश के परिमाण का सूत्र, ना कि गुणनफल का, ना गुणा का, ना और भी, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि अगर ऐसा है कि यदि ऐसा हो, देखो बच्चों कि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर हो, मान लीजिए दोनों सदिश समान हैं, तब आंसर क्या निकलेगा? ठीक है ना। अगर दो सदिश समान हैं तो समान सदिश की परिभाषा क्या बताई थी? परिमाण समान हो और दिशा समान हो। अगर दिशा समान है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? एनीबॉडी? जैसे जे है एक सदिश की दिशा और जे भी दूसरे की एक ही दिशा होगी ना, तो इनके बीच का कोण कितना होगा? तो समांतर रेखाओं के बीच का कोण होता है 0। कितना? 0। अच्छा, एक कहलाते हैं समांतर। देखो फिजिक्स में दो शब्द आते हैं, इनको बोलते हैं समांतर और इनको बोलते हैं प्रति समांतर। अब ध्यान कर लेना, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? नीचे वाले को नहीं, तो सदस्य भूल जा तो दो ही समांतर हैं, नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्शन उल्टा हो जाए ना तो फिजिक्स खास तौर से वेक्टर मैथमेटिक्स में, नॉर्मल में नहीं, सदस्य बीजगणित में बोलते हैं इसको प्रति समांतर। इसको बोलेंगे समांतर और इसको क्या बोलेंगे? प्रति समांतर। तो इनके बीच का कोण 180 लिया जाता है, इनके बीच का कोण 0 लिया जाता है। कितना अंतर आ गया? ऊपर वाले का कोण कितना लेंगे? 0। और नीचे वाले का? याद रहेगा, प्रति समांतर सदस्यों के बीच का कोण और समांतर सदस्यों के बीच का कोण। अब ये कंडीशन हम बार बार लगाएंगे, यहाँ फिजिक्स में भी कई बार आएगी, 12वीं क्लास में भी कई बार आएगी। तो आप 180 डिग्री यहाँ पर यूज करेंगे तो समझ जाना कि किसकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो मान लीजिए यदि ए और बी समान है तब थीटा की वैल्यू 0 होगी। ये क्लियर है क्या नहीं ना? तब आर की वैल्यू कितनी आएगी? आर इक्वल टू आएगा, देखो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a cos 0। ऐसे आएगा नहीं आएगा? बी को ए बना दो। अब यहां पर कितना मिलेगा बताओ? 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। cos 0 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये आ गया हमारे पास 2a वर्ग 2a वर्ग मिला के कितना आ गया? तो 4 का वर्गमूल 2, a वर्ग का वर्गमूल a, इसमें r का मान होगा 2a के बराबर। अर्थात अगर दो समान सदस्यों को हम योग करते हैं तो परिणामी सदस्य का परिमाण किसी एक सदस्य के परिमाण के 2 गुने के बराबर होता है। कितना होता है? किसी एक सदस्य के परिमाण के 2 गुने के बराबर। यदि मान लीजिए थीटा बराबर 0 है, सिर्फ एक कंडीशन लगाएं, थीटा बराबर 0। अब ए बराबर नहीं है लेकिन थीटा की वैल्यू क्या है?
यदि थीटा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, परिमाण बराबर होना नहीं है उसकी बात है। थीटा 0 मतलब आपको याद करो, कल बताया था, ये है समदिश सदिश। कल बताया था ना कि दिशाएं समान है, परिमाण समान नहीं है, तो क्या बोला था उनको, यदि मान लीजिए थीटा इक्वल टू 0 है, तब आर की वैल्यू क्या आएगी, तब आर की वैल्यू आएगी, बोर्ड पर ध्यान है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1। अब ये सरसमी का लग गई, ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2ab, इसका मतलब ए धन बी का संपूर्ण वर्ग होता है, तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया। इसको हम शब्दों में बोलेंगे कि अगर दो सदिश एक ही दिशा में काम कर रहा है तो उनके फल का परिमाण दोनों के परिमाणों के फल के बराबर होता है। क्या बोलेंगे, यदि दो सदिश एक ही दिशा में काम कर रहे हैं तो उनके योगफल का परिमाण दोनों सदिशों के परिमाणों के योगफल के, जैसे मान लीजिए बोर्ड पर मैंने यहाँ से 10 न्यूटन पर लगाया अंदर की ओर, एक और बच्चे ने यहाँ से 20 न्यूटन का लगाया अंदर की ओर, तो टोटल हो जाएगा 30 न्यूटन। क्यों, एक ही दिशा में लग रहा है ना, मैं भी अंदर की ओर लगा रहा हूँ, वो भी कहाँ लगा रहा है, अंदर की ओर। मैंने लगाया 10 न्यूटन, उसने लगाया 20 न्यूटन, मिलाकर कितना हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं। लेकिन अब ऐसा हो जाए कि मैंने लगाया अंदर की ओर 10 न्यूटन, उसने लगाया समांतर में इस तरफ 20 न्यूटन, अब कितना होगा, अब कितना होगा, तो अब वो अलग तरीके से निकलेगा। सूत्र ये लगेगा, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब मान लीजिए मैं लगा रहा हूं देखो ऐसे, और वो लगा रहा है ऐसे, मतलब देखो ऐसे बल लगा रहा है दोनों को ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल, मान लीजिए दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो आंसर कितना निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 60। समझ आ गई ना बात। तो जैसे जैसे एंगल चेंज होगा आर क्या होगा, तो कल इसलिए तो आपको बताया था कि 2 धन 2 4 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, 2.5 भी हो सकता, 2.25 भी हो सकता। लेकिन कभी भी दो सदस्यों के एक फल का परिमाण उनके परिमाणों के फल से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे मैंने ए और बी दो सदस्यों को जोड़ा तो ए धन बी से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसका एक क्वेश्चन आता है आपको कंपटीशन में, चाहे नीट हो चाहे जी हो, उसमें आता है कि जैसे बोलते हैं कि एक वस्तु पर 5 न्यूटन और 12 न्यूटन के दो बल लगाए जाते हैं, इनका अधिकतम और न्यूनतम मान कितना हो सकता है। क्या आता है क्वेश्चन कि एक वस्तु पर फोर्स कुछ भी हो सकते हैं, 5 न्यूटन और 12 न्यूटन के बल लगाए जाते हैं, तो इनका अधिकतम और न्यूनतम मान कितना हो सकता है। तो अधिकतम मान दोनों के फल के बराबर, न्यूनतम मान दोनों के अंतर के बराबर, याद कर लो। अधिकतम मान होगा 12 धन 7 बराबर 19, 19 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता, और न्यूनतम 12 में से 5 गया 7, 7 न्यूटन से कम नहीं हो सकता। क्लियर है ना, मिनिमम 7, मैक्सिमम। अब आगे बात समझ में ना। तो कभी भी दो सदस्यों के योगफल का जो परिमाण है वो उनके योग और अंतर के बीच में फ्लक्चुएट होता है, उसके बीच में फ्लक्चुएट होता है। या तो उनका उसका मैक्सिमम आंसर दोनों के फल के बराबर, मिनिमम आंसर दोनों के अंतर के बराबर, बाकी के आंसर इसके बीच में रहेंगे। जैसे मैं मान लीजिए 3 और 2 सदस्य को जोड़ता हूं तो आंसर 5 4 3 2 1, या इनके बीच कुछ भी हो सकता है, 1 से कम नहीं हो सकता क्योंकि 3 में से 2 गया, और 5 से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि 3 और 2। तो ये क्वेश्चन आपसे टेस्ट में पूछते हैं कंपटीशन में कि अधिकतम मान कितना होगा, और तो आप बता दोगे अधिकतम कितना न्यूनतम कितना। ठीक।